हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बहुत सामने है अब आपका डब्ल्यू टेट का एग्जाम 10 दिसंबर को है और ज़्यादा दिन है, 20 से 24 दिन ही बचे हुए हैं। क्लास 12 आज का ये क्लास है। वेस्ट मैनेजमेंट पे मैंने ऑलरेडी थ्योरी क्लास मैंने ले ली है और वेस्ट मैनेजमेंट पे जो आने वाले जो सवाल होते हैं, जो एमसीक्यू होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर इस सेक्शन से सवाल नहीं थे। जहां तक मुझे याद है इस सेक्शन से सवाल नहीं थे। इस साल इस सेक्शन से सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि अलग अलग साल में अलग अलग चैप्टर को कवर करता है डब्ल्यू टेट या कोई भी बोर्ड जो होता है वो कवर करता है। तो जरूरी होता है कि हम उन चैप्टर को कवर करें जहां से अभी तक बोर्ड पे सवाल नहीं आए हैं, वहां से सवाल जरूर आएंगे क्योंकि जब बोर्ड वाले सवाल बनाएंगे तो पिछले 3-4 सालों में जो उन्होंने पेपर बनाया था उसको जरूर एक बार कंसीडर करेंगे कि वहां पे किस तरह क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पे लेवल को कैसे बढ़ाया जाए या मॉडरेट किया जाए, इन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वेस्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे सवाल मैंने आज यहाँ लिए हैं और ऐसे ही सवाल आएंगे डब्ल्यू टेट 2023 में। अगर आते हैं तो ऐसे ही आएंगे। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको है, कॉन्सेप्ट मैंने क्लास नंबर आप देख लीजिएगा, वेस्ट मैनेजमेंट की क्लास ऐप पे अवेलेबल है, वहां मैंने पूरी थ्योरी क्लास करा दी है। यहाँ सिर्फ हम लोग एमसीक्यू करेंगे और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां मैंने सारा एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आज का ये क्लास जो है, ठीक है, यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक, पेपर सबके बारे में मैंने पढ़ा दिया था आपको वेस्ट मैनेजमेंट में। पूछा है कि इनमें से प्लास्टिक को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, मरकरी, लीड, विनाइल क्लोराइड या नन ऑफ दीज। ये आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसका आंसर करें, जवाब दे, ठीक है ना, कि इन चारों में से कौन सा आपका आंसर होगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक आपको मालूम है कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है, यानी कि प्लास्टिक सड़ता नहीं है, गलता नहीं है और ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा बायो हैजार्ड है, ठीक है ना। इसको मैंने पढ़ा दिया था। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है जो प्रकृति से नहीं बनी है, जो प्रकृति के द्वारा नहीं बनी है, वो प्रकृति में समा भी नहीं सकती, वापस जा भी नहीं सकती, रिसाइकिल नहीं हो सकता। तो जरूरी है कि जितना हो सके हम उसको, जहां से हम सोर्स लाते हैं प्लास्टिक का, वहीं पे उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें या उसको रीयूज करें, दोबारा नए लाने की बजाय हम उसी को रीयूज करें, उसको रिसाइकिल करें। तो इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, मरकरी, लीड, विनाइल क्लोराइड और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज ट्रू अबाउट एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक फर्मेंटेशन, एनारोबिक फर्मेंटेशन, एरोबिक और एनारोबिक क्या है, डाइजेशन, ये सब मैंने थ्योरी क्लास में आपको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है विद लॉट ऑफ इलस्ट्रेशन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टॉपिक्स and the anaerobic respiration also I have explained in our previous theory chapter. So go to the app, open the video and see the theory chapter and then come back to this video and do the MCQs. तो आपको मालूम चलेगा आपने कितना सीखा है। तो कह रहा है कि एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है। तो एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। एरोबिक होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करता है, एनारोबिक होता है जिसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करता है। तो फ्लरिश इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज या ऑल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा, फ्लरिश इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड एंड ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑल, ठीक है। आगे है, द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट पोज्ड बाय हैजर्डस वेस्ट। हैजर्डस का मतलब होता है जो आपके हेल्थ और हाइजीन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है और इससे कई तरह के बीमारी होने का खतरा भी रहता है, आपको भी और पर्यावरण को भी। तो कह रहा है कि सबसे सीरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है जो हैजर्डस वेस्ट हम फेंकते हैं। एयर पोल्यूशन, कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इंक्रीज्ड यूज ऑफ लैंड फॉर लैंडफिल्स या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा सही आंसर होगा इसका, इसका सही आंसर होगा कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जी हाँ, हैजर्डस वेस्ट जो हम फेंकते हैं, ग्राउंड वाटर के बारे में मैंने थ्योरी पूरा मैंने बता दिया है। इससे क्या होता है, जो जमीन के नीचे की जो पानी है, जो ऐसी भी तो रिचार्ज होती नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी जो है वो सही से हो नहीं रही है और रियलिटी ग्राउंड पे बिल्कुल धराशय हो चुकी है। तो जो हैजर्डस वेस्ट हम डालते हैं, इससे क्या होता है, ये बारिश के पानी के साथ जो है फिल्टर होकर रिस्क के जो है नीचे जाती है और नीचे के जो ग्राउंड वाटर पानी, जो हमारा फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है, उसको डिप्लीट करती है, उसको पोल्यूट करती है और उसको पीने के बाद बहुत भयानक किस्म की बीमारी हो सकती है। Which was the first city to an established system of waste removal? वो कौन सा पहला शहर है जिसने
कूड़ों के निपटारे के लिए सबसे पहली व्यवस्था की थी, सबसे पहली एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम तैयार किया था, वो कौन सा शहर है? लाहौर, एथेंस, पेरिस और लंदन। इन चारों में से आपको एक जवाब देना है जिसने पहली बार वर्ल्ड में एक एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ वेस्ट रिमूवल जो है शुरू किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एथेंस। इसका सही आंसर क्या होगा? एथेंस। ठीक है, आगे है व्हाट प्लान शुड बी मेक टू द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट मैंने सब पढ़ा दिया है। सॉलिड वेस्ट के निपटारे के लिए, यानी कि जो ठोस कूड़ा होता है जो हमारे किचन से, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री, कारखाने, माइनिंग, कहीं से भी निकलता होगा, तो उसके निपटारे के लिए हम कौन सी योजना बना सकते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान और यूज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा? ठीक है, अगर आपने थ्योरी का पार्ट पढ़ा है तो आप इस सवाल का जवाब बहुत आसान से दे सकते हैं। सही आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, जिसका हम लोग IWMP, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं IWMP। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में IWMP, याद रखिएगा। ठीक है, इसके फुल फॉर्म के रूप में आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, इसके बारे में मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ा दिया, प्लीज आप रेफर करें वीडियो को। आगे है हाउ मेनी मेन कंपोनेंट्स आर देयर इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा था, उसके कितने कंपोनेंट है, उसके कितने हिस्से हैं? ठीक है, 1 2 3 4। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? उसके 3 हिस्से हैं। इसको जाके थ्योरी में जरूर पढ़ लेंगे। आगे है विच ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज रिड्यूस्ड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। मतलब आप और हम व्यक्तिगत रूप पे अपने स्तर पे जो है इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है हम लोग अपने ही हिस्से पे रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। सोर्स रिडक्शन, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल, बर्निंग, किस तरीके से आप और हम जो है घर पे ही हम वेस्ट को कम करने का काम कर सकते हैं, वो भी एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट का ही प्लान है। उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? सोर्स रिडक्शन है, रिसाइकलिंग है, डिस्पोजल है या फिर बर्निंग है। तो इसे कहते हैं सोर्स रिडक्शन, यानी जहां से आप वेस्ट लेके आते हैं वहीं पे कोशिश करें उसको रिड्यूस करने का, कम करने का। ठीक है, वो नहीं हो पाता है तो उसके बाद रीयूज करें उसको बार बार, और उसको फिर से क्या करें? रिसाइकल। पानी की बोतल इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। आप बार बार पानी की बोतल ना खरीदे, आप उसी को रीयूज करें, रिसाइकल करें, तो बार बार उसमें पानी आप पी सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको अलग से इसके बारे में बता दिया था कि ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सोर्स, सबसे मोस्ट प्रेफर्ड। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे आप कोशिश करें कि चीजों को वहीं पे रिड्यूस करें, कम करें। उसके बाद नहीं, उसके बाद क्या होता है? जितना हो सके आप एक ही चीज को, जो आप शॉपिंग करके, शॉपिंग मॉल से कोई भी चीज आप खरीद के लाते हैं, फाइबर की हो, प्लास्टिक की हो, फैब्रिक की हो, आप कोशिश करें कि दोबारा आप ना खरीदें। शॉपिंग करने के लिए जाए तो पहली बार जो शॉपिंग करके आए हैं उससे जो आपको प्लास्टिक की बैग या जो कैरी बैग मिली है, उसी में आप दोबारा सामानों को लेके आए, बशर्ते कि पैसे देके दोबारा प्लास्टिक की बैग आप लेकर आए। इससे क्या होता है? वेस्ट काफी बढ़ जाता है। तो रीयूज करने की कोशिश करें, रिसाइकल करें, एक ही चीज को बार बार दोबारा यूज करें। मैंने वेस्ट मैनेजमेंट की क्लास में प्लास्टिक को किस किस तरह से नायाब तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने वो बताया था, जिससे आप कूड़े को सोर्स पे ही रिड्यूस कर सकते हैं। रिकवरी करना, और लास्ट में क्या, जो बच जाता है, ये सब होने के बाद जो बच जाता है आप उसको डिस्पोजल कर सकते हैं, जो कि लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज को मैंने, पिरामिड को मैंने थ्योरी क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। जरूरी है कि आप थ्योरी क्लास जरूर देखें। Now, which of the below is not an idea behind solid waste management system? solid waste को प्रबंधन, यानी कि जो ठोस कूड़ा होता है, इसका जब तक निपटारे की बात है, इसमें इन चारों में से कौन सा वो तरीका है जो कि सही आइडिया नहीं है? नॉट एन आइडिया, एक सही रास्ता नहीं होता है। कंट्रोल ऑफ वेस्ट जनरेशन, स्टोरेज एंड कलेक्शन, डिस्पोजल, स्टॉप वेस्ट जनरेशन। तो कौन सा तरीका जो है वो सही आइडिया नहीं है? तो वेस्ट को जनरेट होने से आप रोक नहीं सकते। डिस्पोजल कर सकते हैं, स्टोर करके कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वेस्ट जनरेशन को, जो वेस्ट जो जनरेट होता है, इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप स्टॉप तो नहीं कर सकते। क्योंकि जो सब्जी वगैरह आप घर में जो किचन में खाते हैं, तो वहां से, किचन से ही तो बहुत सारा कचरा, जो सॉलिड वेस्ट है, जो लिक्विड वेस्ट है, बहुत सारा सेपरेट होता है वहां पे। तो आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते, ये सही आइडिया नहीं है। द टर्म ISWM रेफर्स टू, तो ये ISWM का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसका क्या देखें तो इसका 4 ऑप्शन है आपके पास, आपके पास 4 ऑप्शन है। इंटीग्रेटेड सॉलिड मैनेजमेंट सिस्टम,
इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मशीन, इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट मैकेनिज्म है। तो इसका सही क्या होगा, इसका सही फुल फॉर्म जो है क्या होगा, ये आप बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका ISWM का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है। तो ISWM का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है द एवरेज कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज, यानी कि जो म्युनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट होता है, यानी जो हमारे कम्युनिटी हमारे लोकेलिटी से जो वेस्ट निकलता है, तो इसका एवरेज कंपोजिशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजों का उसमें घटक होता है, तो ये आपको बताना है। कह रहा है कि 41% ऑर्गेनिक, 40% इनर्ट एंड 19% रिसाइक्लेबल, 20% ऑर्गेनिक, 60% इनर्ट एंड 20% रिसाइक्लेबल, 30% ऑर्गेनिक, 20% इनर्ट एंड 50% रिसाइक्लेबल, 19% ऑर्गेनिक, 41% इनर्ट एंड 40% रिसाइक्लेबल। तो ये आपको सही से आपको आंसर जो है बताना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 41% इसमें क्या है, ऑर्गेनिक है, 40% इनर्ट एंड 19% क्या है, रिसाइक्लेबल। जी हाँ, 40% ऑर्गेनिक होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, जो प्रकृति में वापस खाद के रूप में कंपोस्टिंग की जरा जा सकती है। 40% इनर्ट होता है, इनएक्टिव होता है, और 19% को जो है हम क्या कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल कर लेते हैं। तो देखते होंगे बहुत सारे स्क्रैप वगैरह चुनने वाले जो बच्चे वगैरह हैं, उन्हें लगा के, उन्हें ऐसे तो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन उनके द्वारा जो है स्क्रैप वगैरह मंगाया जाता है, प्लास्टिक की बोतलें, मेटल, एल्युमिनियम, कॉपर के वायर सब मंगवाए जाते हैं, क्योंकि ये सारे रिसाइक्लेबल, रीयूजेबल होते हैं। आगे है विच गैस प्रोड्यूस्ड इन ओपन डंप्स फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कह रहा है कि कौन सी, जो हम लोग जो ओपन डंप, बाहर में जो कूड़ा वगैरह जो फेंकते हैं, जो लैंडफिल वगैरह फेंकते हैं, कहीं फेंकते हैं, वहां पे उस जब वो सड़ती है, डिकम्पोज होती है, हाँ, जो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो सड़ सकती है, जो प्रकृति में वापस जा सकती है। ठीक है, मैंने जो किचन से निकलने वाला सारा कचरा जो होता है, हम जो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वहां से जो कचरा जो बचता है, कुछ भी जो फूड के जैसा होता है या बॉडी में यूज कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो वेस्ट होता है, जब ये डिकम्पोज होता है तो कौन सी गैस निकलती है, इथेन, मीथेन, प्रोपीन, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा सही आंसर होगा, ये मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ा दिया। फिर से वही बात, थ्योरी क्लास जरूर देखिए एक बार, बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ाया है। इसका सही आंसर होगा मीथेन। मीथेन इसका मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है द WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज क्लासिफाइड द बायोमेडिकल वेस्ट इनटू डैश कैटेगरी। WHO ने क्या किया है, बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि जो मेडिकल वेस्ट, जो अस्पतालों से, डिस्पेंसरी से, क्लिनिक्स वगैरह से जो निकलती है, इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है। सीधा सीधा स्टैटिक क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा दिया है, आप देख दीजिएगा क्लास में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंडफिल्स आर देयर। कह रहा है कि कितने तरह के लैंडफिल्स हैं, कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंडफिल्स। लैंडफिल्स मैंने पढ़ा है, लैंडफिल, लैंडफिल क्या होता है, जब आप कूड़े का निपटारा नहीं कर पाते, जो बच जाता है, तब उसे क्या करते हैं, किसी एक डंपिंग ग्राउंड में जाके आप उसको डंप कर देते हैं, और वहां पे कूड़े का पहाड़ जो है फैल जाता है, कई तरह की बीमारी, अनहाइजीनिक कंडीशन, सराउंडिंग फाउल स्मेल, है ना, वहां पे मवेशी भी जाके वहां पे चरने लगते हैं, खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वाटर को पोल्यूट करना, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करना, एयर को पोल्यूशन करना। तो कितने तरह के लैंडफिल होते हैं, ये लैंडफिल होते हैं 3 तरह के। ये जो लैंडफिल है कितने तरह के हैं, 3 तरह के हैं। आगे है देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ लैंडफिल। तो लैंडफिल के 3 कैटेगरी है, हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लैंडफिल की जो 3 कैटेगरी है, इन 3 कैटेगरी को जरा आप देखें यहाँ पे। तो जो पहला कैटेगरी है वो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल यानी कि MSWLF। ठीक है ना, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंडफिल्स, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं IWL। और तीसरा है हैजार्डस वेस्ट लैंडफिल। ठीक है, ये 3 तरह के लैंडफिल है जो मैंने यहाँ आपको बताए हैं। आगे है देयर आर डैश वेज टू ट्रीट वेस्ट थर्मली। थर्मली का मतलब होता है, थर्मली का मतलब होता है हीट ट्रीटमेंट देके। क्या देके, हीट ट्रीटमेंट देके जो है आप जो है कितने तरीके हैं वेस्ट को, यानी कि जो कूड़ा होता है उसको हीट, थर्मल माने हीट के जरिए भी, या जला भी सकते हैं। तो हीट के जरिए जो है कितने तरीके होते हैं कि वेस्ट को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, उसको राख में बदलना, ऐश में बदलना, या उसको कंपोस्टिंग करके खाद बनाना। ठीक है, तो इससे कितने तरीके इसके हैं, 3, यानी कि देयर आर 3 वेज टू ट्रीट वेस्ट थर्मली। देखिए यहाँ पे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। 3 वेज टू ट्रीट द वेस्ट थर्मली
और पहला है इंसिनरेशन, जिसके ऊपर सवाल आता है जब चीजों को हम बहुत ही 850 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान में हम चीजों को जला देते हैं, उसे राख ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद है पायरोलिसिस है और ओपन बर्निंग। और एक तो जो ओपनली आप लोग घर के बाहर कुछ भी कूड़ा होता है आप उसको जला देते हैं प्लास्टिक के साथ साथ, रबड़ के साथ साथ। इंसिनरेशन जो है रेफर्स टू द कंबशन ऑफ द सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल में जो कूड़ा करकट होता है, कूड़ा करकट में वो चीजें जो जल सकती हैं उसको इंसिनरेटर में डाल के इंसिनरेट कर दिया जाता है। 850 डिग्री सेल्सियस भी अधिक तापमान होता है, ठीक है। और जो पायरोलिसिस है इज द प्रोसेस ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन एट हाई टेम्परेचर इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। एक इनएक्टिव जगह पे जाके जो है एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, थर्मल यानी कि हीट के जरिए जो है चीजों को विघटित करके यानी कि रिड्यूस किया जाता है या उसे ऐश में कन्वर्ट, राख में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अंडर विच रूल ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलोड टुडे। आज जो है सरकार के बनाया गया वह कौन सा नियम है जिसके द्वारा सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए आज भी इस रूल को फॉलो किया जाता है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2000, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016, सॉलिड वेस्ट रूल्स 2000, सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016। ये आपको बताना है कौन सा। तो स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016, जो आज भी फॉलो होता है। वाई द रिसाइकिल पेपर इज बैंड फॉर यूज इन फूड कंटेनर। कह रहा है कि जिस कंटेनर में आप खाने वाली चीजों को खरीद के लेके आते हैं या घर लेके आते हैं उसमें रिसाइकिल किए गए पेपर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल वर्जिन पेपर को ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पेपर हम रिसाइकिल किए हैं हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं ऐसे? अब देखिए, आपको मैगी भी एक कप में मिल जाता है, चाय कॉफी भी कप में मिल जाता है, सारा सब्जी सामान जो है फाइबर के सॉरी माफ कीजिएगा, फाइबर के, प्लास्टिक के कंटेनर में आपको मिल जाता है, या पेपर के भी कंटेनर में बहुत कुछ मिल जाता है। तो कह रहा है कि रिसाइकिल पेपर को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज इट क्रिएट्स कंटामिनेशन, ये मिलावट कर देता है, पोल्यूट कर देता है भोजन को। बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्पेस, है ज्यादा जगह लेता है। बिकॉज पेपर कैन बी यूज्ड ओनली वन टाइम, क्योंकि पेपर केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज पेपर इज वेरी थिक, बहुत मोटा होता है, एंड कांट कवर द फूड कंटेनर को कवर नहीं कर सकता। तो ये तो बेतुका सा सवाल है, ये ऑप्शन है। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका बिकॉज इट क्रिएट्स कंटामिनेशन, ये चीजों को मिलावट कर देता है, पोल्यूट कर देता है, दूषित कर देता है, इसलिए रिसाइकल पेपर को फूड कंटेनर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला है व्हाट इज कॉल्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन अ प्रॉपर्ली डिजाइन फर्नेस अंडर सुइटेबल टेम्परेचर एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस। कह रहा है सुइटेबल टेम्परेचर और ऑपरेटिंग कंडीशन में वो कौन सा तरीका है जिसे म्युनिसिपल वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को जला दिया जाता है, उसे बर्न कर दिया जाता है। क्या उसे लैंडफिल कहते हैं, रिसाइकलिंग कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं? वर्मी यानी कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा के द्वारा जो खाद बनाने की प्रक्रिया होती है, जो अर्थवर्म जो होता है वो वर्मी कंपोस्टिंग हुआ, या फिर इंसिनरेशन। तो बहुत आसान सवाल है, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका इंसिनरेशन। हाउ डज ऑर्गेनिक मटेरियल इन द बरीड सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज। ठोस कूड़े में जो दबा हुआ जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो जैविक पदार्थ होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा बने हैं, नष्ट होकर प्रकृति में चले जाएंगे, तो ये कैसे डिकम्पोज होते हैं, विघटित होते हैं? बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय द फ्लो ऑफ वाटर, बाय द सोइल पार्टिकल। तो आपको पता है, एक अगर सड़क पे एक अगर कोई जानवर भी अगर मरा हुआ है, ठीक है, तो कुछ दिन के बाद जो है वहां कुछ भी नहीं दिखता, सब कुछ डिकम्पोज हो जाता है। तो किसके जरिए? किसी ने खाया तो नहीं। तो ये क्यों होता है? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा, वायरस एक्शन के द्वारा जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है ऐसा होता है। बायोलॉजिकल रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर इज डन इन विच स्टेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। बोला कि बायोलॉजिकल रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, जैविक तरीके से जो हम साफ करते हैं डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर घुल गया है पानी में या किसी चीज में, उसको जो बायोलॉजिकल वे से जो हम इसको अलग करते हैं, इन विच स्टेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी जो कचरे वाला जो पानी है, जो खराब पानी है, उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर अगर घुला हुआ है तो किस स्टेज में जो है बायोलॉजिकल रिमूवल हम करते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड, सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड, टर्शियरी ट्रीटमेंट मेथड, या बोथ BNC, ये कहा गया है आपसे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड। तो जो बायोलॉजिकल रिमूवल होता है डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर का, तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड में वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है।
तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। कह रहा है बायोडिग्रेडेबल, जैविक प्रदूषक है ना, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, डोमेस्टिक सीवेज या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बताइए कौन सा सही आंसर होगा। इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डोमेस्टिक सीवेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का मतलब होता है एक ऐसा कूड़ा जो बाद में प्रकृति में डिकम्पोज होकर खाद बन जाता है या प्रकृति में वापस चला जाता है। प्लास्टिक जाएगा नहीं, डिटर्जेंट कभी जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी आउट हो जाता है। तो जो घर से निकलने वाला जो सीवेज, जो बाथरूम से निकलने वाला जो सीवेज, किचन से निकलने वाला जो वेस्ट है, ये सब बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, पोल्यूट तो करते ही हैं। अ वेस्ट इज क्लासिफाइड एज हैजर्डस इफ इट शोज। एक कूड़े को हम खतरनाक कह सकते हैं, हानिकारक कह सकते हैं, अगर वो क्या लक्षण दिखाता है, टॉक्सिसिटी एंड इग्निटेबिलिटी, उसमें जहर हो और वो आग पकड़ सकती है, कोरोसिविटी यानी कि जंग लग सकता है या क्षय हो सकता है, रिएक्टिविटी रिएक्ट कर सकता है दूसरे मेटल के साथ, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हैजार्डस वेस्ट होने के लिए कौन कौन से लक्षण है, सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दिस। आगे है, द लव कैनाल इंसिडेंस इज कंसर्न्ड विद। तो लव कैनाल इंसिडेंस जो है आप अलग से पढ़ भी सकते हैं, मैंने इसके बारे में कोई क्लास नहीं ली है, लेकिन ये भी वेस्ट से ही जुड़ा, वेस्ट मैनेजमेंट से ही जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट था। तो ये क्या से कंसर्न्ड है, तो ये कंसर्न्ड है टॉक्सिक वेस्ट डंप। ये जो जहरीला जो कूड़े को जो डंप किया गया था, ठीक से मुझे जगह वो जो है याद नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने इसका डिटेल दिया हुआ है। द लव कैनाल एरिया वाज ओरिजिनली द साइट ऑफ एन अबंडेंट कैनल, एक नहर जहां पे कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, दैट बिकेम अ डंपिंग ग्राउंड, यू नो, जहां पे कूड़ा फेंकने का जगह बन गया था। एंड नियरली 22,000 टन्स ऑफ केमिकल वेस्ट इंक्लूडिंग पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, डाइक्सिन एंड पेस्टिसाइड जो है यहाँ पे वहां के एक इंडस्ट्री के द्वारा इसे डंप किया था। प्रोड्यूस्ड बाय द किसके द्वारा, हुकर केमिकल्स एंड प्लास्टिक कॉर्पोरेशन। कब, 1940 से 1950 के 10 सालों के बीच जो है 22,000 टन जो है जहर वहां पर डंप किया गया था। वहां पे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी बायो हैजार्ड के जरिए। तो इस तरह से जो है ये इसी को कहते हैं लव कैनाल, जो कि एक कैनाल था, इस तरह का कैनाल था, एबंडेंट कैनाल था, जहाँ पे बंजर कोई नहीं जाता था वहां पे। तो वहां पे इस कंपनी ने क्या किया, सारे नियमों को ताक में रख के 10 सालों में इतना कूड़ा यहाँ पे जमा किया था, टॉक्सिक वेस्ट डंप। ठीक है, लव कैनाल इंसिडेंट्स। आगे है, द न्यूज़पेपर कंटेन्स वन ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक मटेरियल। देखिए हम जो अखबार पढ़ते हैं इसमें इनमें से कौन सा टॉक्सिक मटेरियल, जहरीला पदार्थ हमारे अखबारों में होता है। क्या वो कैडमियम है, पीबी यानी कि लीड है, मरकरी है, या फिर मैग्नीशियम है, क्या है ये बताइए। तो जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनमें कौन सा टॉक्सिक मटेरियल होता है, उसमें होता है लीड। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत खतरनाक है। वाई इज इट डिफिकल्ट टू रिसाइकल प्लास्टिक। प्लास्टिक को रिसाइकल करना क्यों इतना मुश्किल होता है, और ये तो मैंने थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल और सुकून से मैंने पढ़ाया है। इट इज वेरी हार्ड होता है, इट कम अलग अलग साइजेस में आते हैं ये, इट इज एडहेसिव होता है, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर रेजिन्स, इसमें अलग अलग तरह के पॉलीमर के रेजिन्स होते हैं जिनसे ये बनते हैं। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया था विनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल होता है, पहला सवाल ही था। सही आंसर क्या होगा आपका ये वाला, कि इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर रेजिन्स। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेज इज कॉल्ड द बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैंने कहा था आपको कि अस्पतालों से, डिस्पेंसरी से, क्लिनिक से, पैथोलॉजिकल लैब से निकलने वाला जो कचरा होता है, जो भी, चाहे वो डिस्पोजेबल वैन हो, स्वाब हो, या कोई भी हो, ये सब क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा स्वाब। फूड वेस्ट और स्क्रैप मटेरियल तो यहाँ घर से भी निकलता है, फैक्ट्री से भी निकलता है। तो अदर मेडिकल सप्लाईज लाइक जैसे कि सिरिंज हो गया, वेस्ट कॉटन, सेलाइन दैट मे हैव बीन लिंक विद बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड के साथ जो लिंक होता है, एंड लेबोरेटरी से निकलने वाला वेस्ट जो होता है, ये सारे के सारे बायोमेडिकल वेस्ट है। Which of the following is not an ई-वेस्ट। ई-वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, इनमें से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नहीं है। टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, प्लास्टिक बैग। सो ऑफ कोर्स द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज प्लास्टिक बैग। अगला है, WEEE का क्या मतलब होता है। WEEE मींस व्हाट, इसका फुल फॉर्म क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस साल मैंने इसको इसमें इसलिए रखा है कि मुझे लगता है कि इस बार ये सवाल जो है जरूर आएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स, वेस्ट फ्रॉम इमर्जिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट,
वेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड एलिमेंट्री इक्विपमेंट, ये आपको बताना है। तो इसका WEEE का मतलब होता है W फॉर वेस्ट, W फॉर व्हाट, W फॉर वेस्ट, और ट्रिपल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो ये जो ई है, ई वाला क्या है, ये इक्विपमेंट है, और ये दोनों ई याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रिकल है और एक इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। आगे है डैश वेस्ट इज वेस्ट दैट डज नॉट ब्रेक डाउन इनटू नेचुरल कंपोनेंट। डैश वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है जो अपने नेचुरल कंपोनेंट में वापस नहीं टूटता, जिस चीज से बना है उस चीज में वो नहीं टूटता। तो ऐसे वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेस्ट को कहते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायो यानी कि जैविक, जो हमारे प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति ने बनाया है, आप वापस उसमें नहीं जा रहे हैं, यानी कि आप नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। सॉइल सेलिनेशन इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ, मिट्टी में बार बार जो धीरे धीरे कालांतर में आगे चल के समय क्या ऐसा होता है कि मिट्टी नमकीन हो जाती है, और नमकीन मिट्टी में पेड़ पौधे आप उगा नहीं सकते। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रभाव है। किसका प्रत्यक्ष प्रभाव है, ये आपसे पूछा गया है ना, फॉरेस्ट्री का, माइनिंग का, इरिगेशन का, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स का। तो जंगल लगाने से, खनन करने से, सिंचाई करने से, या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सड़क को बनाने के काम से सॉइल सेलिनेशन हो, किसका इनमें से डायरेक्ट इफेक्ट होता है, सॉइल सेलिनेशन। इस बात को ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इरिगेशन। जी हाँ, आप जितना सिंचाई करेंगे उतने ज्यादा धीरे धीरे आगे चल के मिट्टी आपकी सलाइन होती चली जाएगी, ठीक है, बंजर होती चली जाएगी। मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड इज डैश। कह रहा है कि अपनी जो वर्तमान की जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हुए और अपने हिस्से का संसाधन यूज करते हुए भविष्य में आने वाले हमारे जनरेशन के लिए उनकी आवश्यकताओं के संसाधन को बचा के रखते हुए जीने की जो प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं, पढ़ाया है मैंने वेस्ट मैनेजमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, ग्रीन कंजम्पशन, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Which of the following methods is better for the solid waste problem? बोला कि सॉलिड वेस्ट जो होता है ना, इसके समस्या का समाधान करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होता है? क्या वो रिसाइकलिंग है, लैंडफिलिंग है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम जो है, जो ठोस कूड़ा जो निकलता है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रिसाइकलिंग। जी हाँ, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रिसाइकलिंग, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following can be recycled many times? इनमें से वो कौन सी चीज है जिसे कई बार मल्टीपल टाइम्स हम रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि इसका माइनिंग करना बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है इसकी माइनिंग करना। तो इसको रिसाइकल काफी कर सकते हैं हम लोग, बार बार कर सकते हैं। वुड, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इन चारों में से आपको एक आंसर देना है। वुड तो जलने के बाद आप रिसाइकल नहीं कर सकते, प्लास्टिक तो कर सकते हैं रिसाइकल, लेकिन प्लास्टिक बहुत ही बायोहजार्ड होता है। तो कौन सी चीज है, एल्यूमिनियम है, ऑर्गेनिक मटेरियल? तो इसका सही जवाब होगा, लास्ट ईयर ही मैंने जो 22 से मैंने पढ़ाई थी, एल्यूमिनियम जो है इसका माइनिंग करना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए इसके रिसाइकल करते हैं। Which of the following statement is true about zero waste management? जीरो एकदम वेस्ट मैनेजमेंट जो है, कौन सी बात जो है इसके बारे में बिल्कुल सही है? सेपरेट कलेक्शन ऑफ ईच काइंड ऑफ वेस्ट, हर एक तरह के वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट कीजिए, प्लास्टिक को अलग, पेपर को अलग, गीला को अलग, सूखा अलग, लिक्विड अलग, सबको अलग अलग कलेक्ट कीजिए। सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज एट द सोर्स, जहां से सोर्स पैदा हो रहा है वहीं से कूड़ों को उनके नेचर के हिसाब से अलग कर दीजिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जितने भी समुदाय हैं जहाँ पे एक जगह इतने सारे लोग रहते हैं, उनको इन्वॉल्व करें, उनको अवेयर करें, कॉन्शियस करें कि हमें कचरा को कैसे सेग्रीगेट करना है। आपके घर के सामने जो म्यूनिसिपल वेस्ट डस्टबिन है वहाँ कैसे आप कचरे को अलग करेंगे, है ना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पढ़ के लग रहा है कि जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये तीनों उपाय जो है बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आगे है द रूल ऑफ 3 R's टू गेट रीड ऑफ वेस्ट डज नॉट इंक्लूड। बोला कि जो 3R हम लोग जो यूज करते हैं, जहां पे सोर्स पे ही चीजों को रिड्यूस कर देना, सोर्स पे ही चीजों को रिड्यूस कर देना, है ना, या मैंने प्लास्टिक को छोड़ के आप यहाँ पे पेपर को यूज कर रहे हैं, या उसको दोबारा बार बार आप रीयूज करें, या उसको फिर आप रिसाइकल करें। तो ये तीन ही चीजें होती हैं 3R में, रिड्यूस, रीयूज एंड 3R, यही है ना, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो इसमें क्या नहीं होता है? तो इसमें नहीं होता है रीजनरेशन। क्या नहीं होता है? रीजनरेशन। आगे है विच प्रोसेस इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कौन से तरीका है जिसे सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करने का जो प्रोसेस है वो काफी कुशल, काफी बेहतरीन हो जाता है। उसको प्रोसेसिंग कर दीजिए, एक प्रोसेस में डाल के उसको मैनेज कीजिए। कलेक्शन करना, कंपोस्टिंग, खाद बना देना, मोर देन वन ऑफ द अबव,
ऊपर में से किसी एक विधि से कहीं ज्यादा या नन ऑफ देम, कोई विधि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होता है प्रोसेसिंग। अगर हम चीजों को सही तरह से प्रोसेस करते हैं, सोर्स पे कलेक्ट करना, उसको सेग्रीगेट करना, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करना, तो ये सारे प्रोसेसिंग के अंदर ही आते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका होता है अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करना है तो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट वेस्ट टू मैन्योर इज कॉल्ड, यानी गीले कचरे को जब आप खाद में बदल देते हैं ना, गीले कचरे को जब आप खाद में बदल देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इंसिनरेशन, कंजर्वेशन, मेटाबॉलिज्म, कंपोस्टिंग। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं खाद बनाने का काम, यानी कि इसे कहते हैं कंपोस्टिंग करना। In the fourth week of June 2015, where was the agreement on waste management between two entrepreneurs and several civic bodies? कहना कि जून 2015 के चौथे हफ्ते यानी कि अंतिम हफ्ते में कहां पे जो है एक संधि हुई थी, किस पे? वेस्ट मैनेजमेंट पे। किसके बीच? दो उद्यमी, दो व्यवसाय करिए और वहां के सेवरल सिविक बॉडी, सामाजिक जो कार्य करने वाली संस्थाएं होती है, एनजीओज होते हैं, उनके बीच। कहाँ हुआ था? गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है, आसाम है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आसाम। ठीक है। Among the following elements which is typically the most abundant in dried sewage sludge, ड्राइड सूखा हुआ जो सीवेज होता है, नालियों से निकलने वाला कचरा जो होता है, स्लज होता है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा जिसकी मात्रा होती है। टोटल नाइट्रोजन, टोटल सल्फर, कैल्शियम या टोटल फास्फोरस। तो ड्राइड सीवेज स्लज, स्लज माने जो सूख के जो एक जगह कीचड़ की तरह जो दिखने लगता है नाले के अंदर, जो सूख जाता है, आपको पता होगा, देखे होंगे, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वो होती है कैल्शियम की। ठीक है। इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक सबसे पहले कहां पे इसको शुरुआत किया गया था? फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहां स्टार्ट किया गया था? वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पूछा गया है फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक जो है सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है। आगे है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीबी? ये आपको पता है, लास्ट ईयर ही मैंने इसको करवाया था, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी काफी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सीपीसीबी का क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड पोल्यूटेंट कल्मिनेशन ब्यूरो, कोल पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन क्लिनिक बोर्ड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आगे है, ड्यूरिंग वेस्ट ट्रीटमेंट, ओके, तो सवाल है, ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक एंड कैंस आर रिमूव्ड। जैसा कि आप पिक्चर में आप देखिए ध्यान से क्या दिखाया गया है। ठीक है, यही वो यंत्र है जब हम लोग वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, जो गंदा कचरा पानी को जब ट्रीट करते हैं, तो चाहते हैं कि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो उसके साथ आए हैं ना, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक हुआ, कैंस हुआ, ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए, पहले ही फर्स्ट इंस्टेंट में ही रिमूव हो जाए। तो इसके लिए बार स्क्रीन चाहिए, फिल्टरेशन चाहिए, एरेशन चाहिए, क्लोरिनेशन चाहिए। तो इसको अगर यही वो यंत्र है, इस यंत्र का नाम अगर बता सकते हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? इसे कहते हैं बार स्क्रीन, इसे कहते हैं बार स्क्रीन। Which industrial waste is commonly used in the construction industry? कह रहा है कि कौन सा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मैंने कारखानों उद्योगों से निकलने वाला कचरा, जिसका आमतौर पे हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ्लाई ऐश, स्लैग, स्लज या रेड ऑक्साइड। तो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, कुछ बनाने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह बनाने के लिए, कुछ ही बनाने के लिए, रोड वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा फ्लाई ऐश यानी कि राख। ठीक है, यहां देखिए फ्लाई ऐश क्या है? इट इज एन इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। ऐसा कोई भी कारखाना जहां पे थर्मल पावर प्लांट है, जहां पे हीट ट्रीटमेंट के जरा काम किया जाता है, वहां पे ये निकलता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्शन करती है, वहां इस्तेमाल होता है। फ्लाई ऐश हैज अ वाइडर एप्लीकेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। और इसका इस्तेमाल, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल सीमेंट बनाने में होता है। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन में जगह पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह कुछ ही बनाएंगे, क्या चाहिए आपको? सीमेंट चाहिए। उसके लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट का देखिए इस्तेमाल होता है सीमेंट बनाने के लिए। Nowadays all the industries are adding the fly ash 20% in the production of the cement। तो आजकल जो है जितने भी इंडस्ट्रीज है वो सीमेंट बनाने के लिए उसमें कम से कम 25% जो है फ्लाई ऐश, जो कि एक तरह का इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा है, उसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में करती है। Which one of the following is a hygienic way of disposing? हाइजीनिक, बहुत ही
स्वास्थ्यवर्धक तरीका है क्या करने का, निपटारा करने का, डिस्पोज करने का किसको, सॉलिड वेस्ट को, और बहुत ज्यादा सुइटेबल है इफ द वेस्ट कंटेन्स मोर हैजर्डस मटेरियल एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। अगर इसमें बहुत ज्यादा हानिकारक मटेरियल है, इसमें जैविक तत्व भी है, तो ये तरीका बहुत ज्यादा क्या है, हाइजीनिक और सुइटेबल होने वाला है। कंपोस्टिंग करना, इंसिनरेशन करना, ऑक्सीडेशन करना या सबग्रेडेशन करना, ये 4 ऑप्शन है। इन चारों में से आपको एक इसका आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा इसमें इंसिनरेशन, क्योंकि देखिए इसमें हैजर्डस मटेरियल भी है और साथ में ऑर्गेनिक भी है। अगर सिर्फ ऑर्गेनिक होता तो हम कंपोस्टिंग कर देते, लेकिन इसमें हैजर्डस मटेरियल भी है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, जिसमें टॉक्सिसिटी होती है, कोरोसिवनेस होती है, क्षय होता है, और इग्नानिबिलिटी होती है, जल सकती है, इस तरह का। तो उसको इंसिनरेट करके ही ऐश कर देना वही ज्यादा उपयोगी होता है। ड्यूरिंग द फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर, जब हम लोग वेस्ट वाटर, जो कचरे वाला पानी है, जब उसको हम लोग फिजिकली ट्रीट करते हैं, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशंस टू बी फॉलोड। तो हम लोग क्या क्या करते हैं शुरू में, बाद में क्या क्या करते हैं, ये देखिए 4 प्रोसेस है, फ्लोकुलेशन है, फिल्टरेशन है, स्क्रीनिंग है और सेडिमेंटेशन है। तो बताना यह है कि 1 2 3 4 सही क्रम में कौन सा प्रोसेस होता है जहां फिजिकली हम लोग वेस्ट वाटर को भौतिक रूप से जो हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2, जहां CDAB, यानी कि सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद 2 नंबर उसको हम लोग छानते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्लोकुलेशन करते हैं, जो कचरे को बाहर निकाल के उसको ये करते हैं, और बी नंबर हम उसको क्या करते हैं, ये 3 नंबर हो गया, बी नंबर क्या करते हैं, उसको हम फिल्टर करके पीने वाले पानी के रूप में हम यूज कर लेते हैं। व्हाट डज ई वेस्ट स्टैंड फॉर, ई वेस्ट का क्या मतलब होता है, तो बहुत ही आसान है, ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। ठीक है, आगे है व्हाट आर द हेल्थ हैजार्ड्स व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय ई वेस्ट। बोला है कि वो कौन सा स्वास्थ्य संबंधी खतरा है जो कि ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के द्वारा हो सकता है। लंग कैंसर, DNA डैमेज, ब्रेन या ऑल ऑफ द अबव। तो इस सवाल का आप जवाब करें कि इसका सही आंसर क्या होगा और बताएं। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। लंग कैंसर, DNA डैमेज और ब्रेन। ठीक है, ये तीनों जो है ई वेस्ट का हेल्थ हैजार्ड है। Which of the following is the correct related to ई वेस्ट। कह रहा है कि ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इससे जुड़ा हुआ कौन सी बात जो है सही है। ई वेस्ट is a popular informal name for electronic products nearing the end of their useful life. Computers, television, VCR, stereos, copiers and fax machines are common electronic products. Both A and B and none of the above. सही आंसर क्या होगा इसका, both A and B, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों बातें जो है सही है। मैन मेड रेडिएशंस इंक्लूड, मनुष्य के द्वारा जो रेडिएशंस जो पैदा होती है वो क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स, एक्सरे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड कैंसर ट्रीटमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो मैन मेड क्या क्या है, सभी है। मनुष्य ने न्यूक्लियर बम बनाया, हमारे देश में हो भी जहांगीर भाभा, अमेरिका में कोपेनहाइमर, सब जगह पूरे देश में है। एक्सरे है, एक्सरे तो एक्सीडेंटली ही बन गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट और कैंसर ट्रीटमेंट सब क्या यूज करते हैं, रेडिएशन का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा वेस्ट मैनेजमेंट पे ये पूरा MCQ, जो मैंने पूरी कोशिश की कि पूरे चीजों को कवर किया जाए, वो सारे क्वेश्चंस कवर किए जाए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से सवालों का जवाब दे पाए। ये सवाल ऐसे थे कि अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा है और इसके पहले की थ्योरी क्लास को अगर ठीक से पढ़ा है तो आप इन सवालों का ही नहीं बल्कि इससे अलग भी कोई सवाल आता है एग्जाम में तो बहुत ही आसानी से उन सवालों का जवाब देने में आप अपने आप को पूरी तरह सक्षम पाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। नए हैं सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, नए वाली भी लाइक और कमेंट करें, शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज शेयर करें, लाइक करिए। जब वीडियो देख ही रहे हैं, पसंद आपको आ रहा है, आपके लिए इतनी मेहनत से हम लोग बना रहे, तो आपकी भी प्यार की हमें जरूरत पड़ती है। और ये जो काबिल एकेडमी का जो परिवार है ये भी बड़ा हो जाए तो आपको हमें दोनों को ही बहुत खुशी हो, गर्व का महसूस होगा। ठीक है, तो ये आप प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं काबिल एकेडमी, जहां पे पूरे कोर्सेज एक सिस्टमेटिक तरीके से 2022 की सारी वीडियो जो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और 23 की वीडियो जो हम बना रहे हैं ये भी हम दे रहे हैं। 2023 की सारी PDF और आपका जो MCQ PDF है, थ्योरी PDF है, सारा हम दे रहे हैं। मॉक टेस्ट लगभग 100-150 के आसपास हमने अपलोड कर दिए हैं।
ठीक है, ये सब कुछ हमने वहां दे रहा है। उर्दू और नेपाली मीडियम के नोट्स भी अवेलेबल है। तो बहुत मेहनत करके आपको वो सब चीजें भी दे रहे हैं जो आसानी से कहीं मुहैया नहीं होती है। कोशिश हमारी पूरी है। अगर आपको लगता है कि हमने सच में कोशिश हम लोग कर रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।